इतिहास लोक में आपका अभिनंदन। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और हमारे सामने जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, जो बिंदु है, जो विषय है, जो दृष्टिकोण है, वह है गांधीवाद। गांधीवाद के संदर्भ में हम एक बार मिल चुके हैं पहले और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। मित्रों, पिछले अंक में मैंने चर्चा की थी कि वाद क्या होता है और यह बताया था कि जहां वाद होगा वहां प्रतिवाद भी होगा, जहां वादी होगा वहां प्रतिवादी भी होगा। यदि कोई गांधीवादी होगा तो कोई गांधीवाद का विरोधी भी होगा, कोई मार्क्सवादी होगा तो कोई मार्क्सवाद का विरोधी भी होगा, कोई राष्ट्रवादी होगा तो उससे असहमति रखने वाले लोग भी कम नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि किसी विचार को समझने के लिए, किसी धारणा को समझने के लिए, किसी व्यक्ति को समझने के लिए आप वाद में मत जाइए, आप बोध में जाइए। राष्ट्र बोध, गांधी बोध, मार्क्स बोध। तो मैं जब गांधीवाद की चर्चा करूंगा तो मैं एक तरह से गांधी बोध की ही चर्चा करूंगा, लेकिन बोलूंगा मैं गांधीवाद, क्योंकि यह शब्द प्रचलित हो गया है और लोग किसी शब्द को उसके प्रचलित हो जाने के अनुरूप ही ग्रहण करते हैं। वाद का मतलब होता है कि आप कहीं न कहीं अपनी विचारधारा को, अपने दर्शन को, अपनी अवधारणा को, अपने निष्कर्षों को आगे रखते हुए किसी दूसरी विचारधारा को, किसी दूसरी अवधारणा को, किन्हीं दूसरे मूल्यों को, किन्हीं दूसरे सिद्धांतों को पीछे छोड़ रहे होते हैं। आप इस टकराव से बचते हुए बात कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि यदि आप एक विचारधारा की बात करें तो दूसरी की न करें, करनी पड़ेगी, लेकिन आप दोनों विचारधाराओं की तुलना करते समय दोनों ही विचारधाराओं के मूल तत्व का ख्याल रखिए। इससे आपको दोनों ही विचारधाराएं ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी। अब गांधीवाद की बात करते हुए मैं आपको सीधे सीधे कह सकता हूं कि गांधी जी की मृत्यु के बाद या उनके जीवन में ही कुछ लोग उनके विचारों से इतनी सहमति रखते थे कि उनकी गांधी जी में आस्था हो गई थी और वे गांधी जी के ग्राम स्वराज्य, गांधी जी की न्यासधारिता और गांधी जी के सत्याग्रह को आधार मानते हुए इस दुनिया में परिवर्तन करना चाहते थे। और यह परिवर्तन करने की बात करते हुए वे सिर्फ एक ही बात कहते थे कि दूसरे जो वाद हैं उन वादों का गांधीवाद के सामने कोई मोल नहीं है, गांधीवाद ही अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है। तो यदि वे गांधीवाद की बात करेंगे तो उन्हें दूसरी विचारधाराओं की आलोचना करनी होगी, लेकिन वे गांधी के ग्राम स्वराज्य को, गांधी की न्यासधारिता को, गांधी के सत्य और अहिंसा को उसी रूप में रखें जिस रूप में गांधी रखते हैं, और आप उसे दूसरी धाराओं के विकल्प के रूप में रखें, तो आपकी बात ज्यादा अच्छी तरह सुनी जाएगी, समझी जाएगी।
तो ये बात तो हो गई, ये तो मैंने कह दिया। अब मैं यदि यह कहूं कि फिर गांधीवाद क्या होता है, इसे और भी सरल शब्दों में आप बताइए, तो मैंने तो कहा ना कि 3 चीजें बताते हैं गांधी जी कि ग्राम स्वराज, ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता और सत्य के प्रति आग्रह, और वह आग्रह किए जाने की तकनीक। 3 चीजें हो गई, गांधी जी का ग्राम स्वराज, गांधी जी की न्यासधारिता और गांधी जी की आंदोलन पद्धति जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्याग्रह, जिसे आप अहिंसक प्रतिरोध भी कह सकते हैं। लेकिन वस्तुतः यदि मैं इन 3 सिद्धांतों की बात करके रह जाऊंगा तो यह गांधीवाद का एक सैद्धांतिक आधार होगा, यह गांधीवाद की सैद्धांतिकी होगी। हमें गांधीवाद की सैद्धांतिकी को ही नहीं पढ़ना, नहीं समझना, नहीं जानना, हमें गांधीवाद की सैद्धांतिकी के साथ साथ उसके प्रायोगिक पक्ष को समझना होगा। गांधी को गांधी के प्रायोगिक पक्ष को समझे बिना नहीं जाना जा सकता। भले ही आपकी गांधी से असहमति हो, असहमति कोई बुरी बात नहीं है, और यदि आप तार्किक आधार पर किसी से असहमत होते हैं तो आपको सुना जाएगा। असहमत होने के लिए असहमत होना गलत हो जाता है। तो अब जब भी हम गांधीवाद को पढ़ते हैं तो हमारे सामने 3-4 नाम आते हैं, मैं भी उनकी बात करूंगा। जैसे एक नाम आता है नेहरू का, कि गांधी जी ने नेहरू जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, और उनकी यह ड्यूटी थी, उनका यह दायित्व था, उनका यह कर्तव्य था कि वे गांधी जी के बताए रास्ते पर इस देश को लेकर जाते। जाहिर है कि वे लेकर नहीं जा सके गांधी जी के रास्ते पर, लेकिन हमें यह विचार करना होगा कि क्या नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया था कि मुझे यदि मौका मिलेगा तो मैं इस देश को गांधी के रास्ते पर ही लेकर जाऊंगा। हमें तो ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। जब गांधी जी ने कहा था नेहरू के लिए कि वे मेरे उत्तराधिकारी होंगे, उस समय तो नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की बात ही नहीं थी। तो गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, यह एक बड़ा प्रश्न है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। पहले अपन यही बात कर लेते हैं कि गांधी जी के उत्तराधिकारी यदि नेहरू जी थे तो क्या वे गांधी जी की नैतिक अवधारणाओं के संदर्भ में थे, गांधी जी की उनसे जो नैतिक अपेक्षाएं थी उस संदर्भ में थे, या प्रधानमंत्री बनने के संदर्भ में थे? यद्यपि मुझे बात यह करनी चाहिए पहले कि गांधी जी किसी गांधीवाद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन यह प्रसंग आ गया नेहरू जी का, तो मैं यह प्रसंग पहले इस प्रसंग की चर्चा करना पसंद करूंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि आम तौर पर लोग ये बात करते हैं कि गांधी जी ने नेहरू को उत्तराधिकारी घोषित किया, शायद वे पटेल को घोषित करते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि पटेल अच्छे प्रधानमंत्री सिद्ध होते। मित्रों, पहली बात तो ये कि गांधी जी ने एक प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। वस्तुतः ये जो गांधी जी ने नेहरू में
अपना उत्तराधिकार देखा था, उस समय क्या गांधी जी प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे देश के? उस समय तो नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की बात भी नहीं थी। या उस समय क्या यह समझा जाता था कि देश आजाद होगा तो गांधी जी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेंगे? बिल्कुल स्पष्ट था कि वे नहीं बनेंगे। तो यह उत्तराधिकार फिर किसी पद का उत्तराधिकार तो नहीं हुआ। गांधी जी जिस रूप में समाज में काम कर रहे थे, अपना उत्तराधिकार उस रूप से अलग क्या वे एक पदाधिकारी के रूप में देखेंगे किसी व्यक्ति में? ऐसा नहीं है। फिर क्या है? असल बात यह है कि अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि गांधी जी के पास कोई बहुत ज्यादा कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी कि वे ये कह दें कि मेरी प्रॉपर्टी का मालिक ये होगा। ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या बात है? असल में बात यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन में काम करते करते गांधी जी और नेहरू जी के रास्ते अलग अलग हो गए थे और गांधी जी ने आखिर में 1942 में कांग्रेस छोड़ने का निर्णय ले लिया था कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। मतलब मैं कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ रहा हूं, आप इसको ऐसे समझिए। और ये जो प्रस्ताव है नेतृत्व छोड़ने का प्रस्ताव, यह उन्होंने 1942 में वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में रखा। और उस समय यह माना जाता था कि इन दोनों में बनती नहीं है, नेहरू में और गांधी में, इसलिए गांधी अब मुख्य धारा से अलग होना चाहते हैं। अब गांधी जी को जब वे अलग ही हो रहे थे मुख्य धारा से, तो यह लगा कि मुझे इस सम्मान के साथ अलग होना चाहिए कि मेरे नेहरू से कोई मतभेद नहीं है, यह बात सार्वजनिक हो जाए। यानी इस रूप में नहीं कि मैं अपना जो वाद है गांधीवाद वो इसको दे रहा हूं नेहरू को, जो व्यक्ति मेरे बाद में मेरी आवाज सुनेगा, मेरी आवाज बोलेगा, मेरी वाणी बोलेगा, ऐसा नहीं। उनके मन में क्या था यह कोई आज तक नहीं समझ पाया, क्योंकि गांधी जी के बारे में अपन यह मान लें कि वे नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में उत्तराधिकारी घोषित नहीं करना चाहते थे, नहीं किया उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित, तो वे अपने विचारों को आगे ले जाने वाले व्यक्ति के रूप में नेहरू को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, जैसा उन्होंने कहा। तो मित्रों, यदि यह बात है तो भी हमें यह मान लेना चाहिए कि गांधी नेहरू के रूप में अपने नाम से जुड़े किसी वाद को आगे जाते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि वे कहते हैं खुद कि गांधीवाद ऐसी कोई चीज है ही नहीं। उन्होंने खुद कहा है, पहले ही कह दिया था। तो उन्होंने, मैं तो यह मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मानता हूं मैं, कि गांधी जी ने न तो अपना कोई विचार संसार नेहरू को सौंपा था कि ये मेरे बाद में मेरे विचारों को जो मैं रख रहा हूं लोगों के सामने, इसको आगे लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी जी की जीवन शैली, गांधी जी की जीवन पद्धति पूरी तरह से एक सन्यासी के जैसी थी। वे अपने आप को सन्यासी भी नहीं मानते। ये बात तो मैं कह रहा हूं कि एक साधु की तरह जीते थे वे। नेहरू के जीवन में ऐसी कोई बात नहीं थी। नेहरू सारी आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ जीते थे। न उनका कोई आश्रम था, न वे गांधी के आश्रम में रहते थे।
वे राष्ट्रीय आंदोलन में काम करते थे, इस देश से प्रेम करते थे, गांधी जी को बापू कहते थे, गांधी जी का आदर करते थे। यहां तक तो ठीक है, वे जनता में बहुत लोकप्रिय थे, यहां तक भी ठीक है। लेकिन ऐसा कहीं दिखाई देता नहीं कि नेहरू जी कहीं गांधी जी के अनुयायी थे, उनके आश्रम में रहे हों, उन्हीं के साथ उठे हों, बैठे हों, चरखा चलाते हों या सत्य के प्रयोग करते हों। ऐसा करते हमने नेहरू को नहीं देखा। तो फिर गांधी जी किस उत्तराधिकार की बात करते हैं? गांधी जी इतने भोले नहीं थे कि वे यह जानते हुए कह दें, यह जानते हुए कि नेहरू की जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, जो विचार शैली है, वह मुझसे कहीं नहीं मिलती है, तो क्या वे अपनी विचार शैली का उत्तराधिकारी बनाएंगे? मैंने कहीं पढ़ा कि वे अपने जो नैतिक आदर्श हैं, उन आदर्शों को पूरा होता नेहरू के माध्यम से देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। नैतिक आदर्शों को पूरा होते देखना एक अलग बात है, लेकिन अपना महात्मापन दे देना अलग बात है। यद्यपि गांधी जी स्वयं को महात्मा नहीं मानते थे, वे अपने आप को एक सत्य का शोधक मानते थे, तो वे नेहरू को अपने बाद में सत्य का शोधक मानते हो, यह भी मैं नहीं मानता। यह सीधी सीधी एक कर्टसी थी, एक शिष्टाचार था गांधी जी का, कि लोग कहते थे कि गांधी और नेहरू में बनती नहीं है, तो मैं एक ऐसी बात कह जाऊं जिससे इन मतभेदों की जो अफवाहें हैं, भाई मतभेद हैं यहां तक तो ठीक है, लेकिन उन मतभेदों को लेकर तरह तरह की बातें भी होती थी, तो इन पर विराम लग जाए। और कभी जब मेरी मृत्यु हो जाए तो नेहरू मेरे बाद में मेरी वाणी बोले, मेरी आवाज बोले, लोगों को बताएं कि गांधी जी यह चाहते थे और उसमें यदि वे कुछ कर सके तो करें। बस इतना ही उत्तराधिकार है। ये बार बार कहा हुआ नहीं है, एक बार कहा है गांधी जी ने, जहां तक मुझे ध्यान है, और यदि 2 बार भी कहा है, 3 बार भी कहा है, तो ये बार बार कहा नहीं माना जाएगा। और उन्होंने जिस भाषा में कहा, उस भाषा के मर्म को समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये मान रहे हैं कि वे अपना जो गांधीत्व है, जो गांधी होने का जो बोध है, उस बोध का उत्तराधिकार नहीं दे रहे हैं। वे विश्वास ही नहीं करते थे इन चीजों में। गांधी जी का जो वक्तव्य था, मैं उसका एक अंश आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं बोल भी सकता हूं, लेकिन जो मूल भावना थी वह आपको मूल शब्दों में ही प्राप्त होगी। उन्होंने कहा, गांधी जी ने लिखा कि किसी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल और मैं विलग हो गए हैं, यह आधारहीन है। जवाहरलाल तभी से मेरा विरोध करते आ रहे हैं जब से वे मेरे जाल में फंसे हैं। आप लाठी से वार करके पानी को बांट नहीं सकते, हमें विलग करना उतना ही मुश्किल है। मैंने हमेशा कहा है कि राजाजी नहीं, सरदार पटेल नहीं, बल्कि जवाहरलाल ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। उनके मन में जो बात आती है वे कह देते हैं, लेकिन वे सदैव वही करते हैं जो मैं चाहता हूं। जब मैं चला जाऊंगा तो वे वही करेंगे जो मैं अभी कर रहा हूं, तब वे मेरी भाषा बोलेंगे। अंततः उन्हें मेरी भाषा बोलनी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं भी होता है तो मैं कम से कम इसी विश्वास के साथ मरना चाहता हूं। इस अंतिम पंक्ति पर गौर कीजिए। यदि ऐसा नहीं भी होता है तो भी मैं कम से कम इसी विश्वास के साथ मरना चाहता हूं। ये जो अंतिम पंक्ति है, यह बताती है कि गांधी जी को यदि उम्मीद है कि इस देश में व्यापक रूप से कोई परिवर्तन ला सकता है,
तो वह व्यक्ति नेहरू है। लेकिन वह व्यक्ति परिवर्तन तभी ला सकता है जब वह चाहे। इसका मतलब यही है, यदि ऐसा नहीं होता है, यानी वे नेहरू नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो मित्रों, ये जो नेहरू के जो उत्तराधिकार की बात है, इस उत्तराधिकार को, गांधी जी के उत्तराधिकार का नेहरू को मिल जाना, यह बात है। तो इस बात को लेकर हमें नेहरू जी की भी कोई आलोचना नहीं करनी चाहिए कि साहब उनको गांधी जी ने उत्तराधिकारी बनाया और उन्होंने वैसा किया। नहीं, नेहरू प्रधानमंत्री बने, उनके सामने जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में गांधी के रास्ते पर चलना बहुत बड़ी चुनौती थी और नेहरू इतनी बड़ी चुनौती ले नहीं सकती थी। नेहरू को लेनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। अब कोई व्यक्ति नहीं ले सका तो नहीं ले सका, उसकी अपनी सीमा है। नेहरू के सामने एक ऐसी दुनिया थी जो तकनीक के मामले में आगे बढ़ रही थी, जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों की दुनिया थी। कई देश ऐसे थे जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहते थे और नेहरू ये समझते थे कि इस उत्पादन से मुनाफा होगा और इस मुनाफे से देश आगे बढ़ेगा। फिर वे कैसे गांधी जी के रास्ते पर चलते? ग्राम स्वराज्य का मतलब है कि पूरी अंग्रेजी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना। एक जमी जमाई व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की हिम्मत कोई राजनेता जल्दी से करता नहीं है। यदि नेहरू कर लेते और व्यावहारिक कठिनाइयां आती, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता भी अभी प्रशिक्षित हुई नहीं थी ना गांधी जी के नजरिए से, गांधी जी के दृष्टिकोण से। तो प्रयोग तो जनता के बीच में ही होता ना। तो किसी भी वजह से नेहरू ने वैसा नहीं किया। पहले कभी गांधी जी ने नेहरू जी को पत्र भी लिखा कि भाई ग्राम स्वराज्य पे काम करना है आपको, तो नेहरू जी का उत्तर भी खींच भरा था। वे समझते थे कि गांधी जी सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, वास्तविकता के धरातल पर बहुत मुश्किल है गांधीवाद को चलाना। तो लेकिन मैं एक बात पर नेहरू जी की तारीफ करूंगा, वे नहीं कर पाए, गांधी जी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत भी पूरा नहीं कर पाए। तो यह कोई अच्छी बात नहीं हुई। किस वजह से नहीं कर पाए, एक अलग प्रश्न है। लेकिन नवंबर 1963 में नेहरू जी ने लोकसभा में कहा कि गांधी जी के रास्ते को छोड़ना एक भूल थी। और यह बात बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी जरूरी बात है दोस्तों। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें गांधीवाद को समझने के दौरान, गांधी जी के बाद गांधीवाद को समझने के दौरान नेहरू जी को अलग कर देना चाहिए। क्योंकि नेहरू जी ने कभी नहीं कहा कि मैं गांधी जी की सैद्धांतिकी को, गांधी जी के प्रयोगों को इस देश में लागू करने वाला हूं। इसलिए जब गांधीवाद की बात आए तो नेहरू जी के बारे में इतना तो कहना ठीक है कि वे गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, उनको बापू कहते थे। लेकिन यह नहीं कह सकते कि वे कोई गांधी जी का रास्ता लेकर चले थे। नहीं लेकर चले थे। वे अपने तरीके से, अपने स्वतंत्र चिंतन से इस देश को उस समय जो उनको उचित लगा उस रास्ते पर लेकर गए। तो फिर गांधी का
कौन होगा गांधीवाद का वाहक, कौन होगा गांधी का उत्तराधिकारी? असल बात तो यह है, हम नाम तो लेते हैं, नेहरू का ले लेते हैं, विनोबा का ले लेते हैं, लोहिया का ले लेते हैं, जयप्रकाश नारायण का ले लेते हैं, लेकिन मित्रों, गांधी ने जो बात कही, उस बात को इन सभी लोगों से अलग हटकर देखने की जरूरत है। और अफसोस की बात यह है कि हम जब इसको अलग हटकर देखते हैं तो हम सिर्फ इसकी सैद्धांतिकी देख पाते हैं, क्योंकि व्यावहारिक रूप में दुनिया में कहीं गांधीवाद के प्रयोग हुए ही नहीं। जिस तरह के प्रयोग भारतीय संस्कारों में हैं कि लोग अब ज्यादा कमाए हुए धन में से दान करते हैं, लोग अपने आप को ईश्वर का भक्त समझकर गरीबों के साथ उनके बराबर भी बैठ जाते हैं, अच्छी बात है, यह तो हम देखते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर कुछ लोगों ने अहिंसा के प्रयोग भी किए हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप में गांधीवाद नजर नहीं आता। गांधीवाद तो सैद्धांतिक रूप में ही नजर आता है। और पुस्तकालयों की अलमारियां भरी पड़ी हैं गांधी जी के विचारों से। तो जब हम गांधीवाद को पढ़ेंगे तो हमें यह समझना होगा कि असली गांधीवाद को कोई लेकर नहीं आया आगे। जिन लोगों की, जिन आम लोगों की गांधी में धारणा है ना, आस्था है, जिन आम लोगों की गांधी के प्रति आस्था से भरी धारणा है, ऐसे लोग तो जरूर कहीं कहीं गांधी का जिक्र करते हैं, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति तो नजर आया नहीं। एक विनोबा जरूर, उनकी बात मैं करूंगा, वे एक सीमा तक गांधी के रास्ते पर गए, लेकिन उतने ही गए जैसे कोई नदी रेगिस्तान में चलती है तो थोड़ी दूर जाने के बाद में विलुप्त हो जाती है, उतना ही कर पाए। और यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि क्या गांधी जी अपने जीते जी, यदि जीते गांधी जी, यदि जीवित रहते और ज्यादा जीवित रहते तो क्या गांधी जी ऐसा कर सकते थे? क्या मेरे पास एक कोटेशन था, मैं ढूंढता हूं, यदि वो मिल जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बड़ी जोरदार बात है। मैं जयप्रकाश नारायण का कोटेशन है, और उससे आप समझ आएंगे कि गांधी जी खुद भी ये मानते थे कि हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद भी मुझे तो इसी तरह से संघर्ष करना है। जयप्रकाश नारायण की एक किताब है, मेरी विचार यात्रा, उसके दूसरे भाग में वे लिखते हैं, मैं जो लिख रहे हैं ना जयप्रकाश जी, वही सुना देता हूं वैसे का वैसे, कि गांधी जी ने शुरू में ही ठेठ 1930 में, देखिए 47 में आजाद हुए, गांधी जी ने शुरू में ही ठेठ 1930 में ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी कि स्वराज की लड़ाई के बाद अगर वे जिंदा बचे तो अंग्रेजों के साथ जिस तरह लड़ाई लड़नी पड़ी वैसी ही अनेक अहिंसक लड़ाइयां स्वराज के बाद वे लड़नी पड़ेंगी। गांधी जी कितने क्रांत दृष्टा पारदर्शी पुरुष थे। जो आदमी ये कह रहा है कि आजादी मिल गई तो मुझे अपने देश में अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि गांधी जी को स्वयं भी लगता था कि मेरे बाद अहिंसा और सत्य के इस संघर्ष को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन सिद्धांत रूप में तो हम देख रहे हैं कि गांधी जी की बहुत बातें होती हैं, और शायद गांधी जी भी यह तो मानते थे, समझते थे कि सिद्धांत रूप में तो बहुत बातें होंगी, लेकिन जो कठिनाई है वह तो गांधी जी के बताए हुए प्रयोग करने में है। असली गांधीवाद तो तब आएगा जब प्रयोग होंगे। किताबों में जो गांधीवाद है उसकी चर्चा मैं भी जारी रखूंगा, और जब हम अगली बार मिलेंगे तो यह बात करेंगे कि भाई गांधी जी गांधीवाद के बारे में क्या कहते हैं।
और वही गांधीवाद की सही व्याख्या है जो गांधी जी कहते हैं। तो हम दोबारा मिले, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दे दीजिए। नमस्ते।